CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है। कक्षा 7 के सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के अंतर्गत भूगोल की ध्वनि पाठ्यपुस्तक हमारा पर्यावरण। आइए अब सुनते हैं इस पुस्तक का अध्याय 8। शीर्षक है मानवीय पर्यावरण, अन्योन्य क्रिया, उष्ण कटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। और आइए अब सुनते हैं पाठ। पृष्ठ संख्या 55। अध्याय 8। मानव पर्यावरण, अन्योन्य क्रिया, उष्ण कटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। रेणुका बहुत उत्साहित थी। उसके चाचा श्रीकांत लगभग 4 महीने के बाद आज घर में थे। वह एक वन्य जीव फोटोग्राफर थे तथा बहुत यात्रा करते थे। बहुत छोटी उम्र से ही रेणुका की रुचि वन्य जीव एवं वनों में थी, जब उसके चाचा ने प्रकृति संबंधी पुस्तकों से उसका परिचय कराया। दूरस्थ भूस्थल एवं वहां रहने वाले लोगों की तस्वीरें उसे हमेशा आकर्षित करती थीं। इस पृष्ठ पर एक चित्र है और चित्र संख्या 8.11 और इस चित्र में दिखाया गया है विश्व के विभिन्न भागों के निवासी और उनके अलग अलग परिधानों और वस्त्रों के द्वारा उन्हें अलग अलग दिखाया गया है। अब सुनते हैं पाठ। रेणुका, इन तस्वीरों में तुम विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को देख सकती हो। इनमें कुछ शुष्क रेगिस्तान से हैं, कुछ बर्फीले प्रदेशों से एवं कुछ गर्म नम वर्षा वनों से हैं। वे मुझसे कितना अलग दिखते हैं? रेणुका ने कहा। वे देखने में भले ही अलग हों, लेकिन उनके भोजन, कपड़ा एवं मकान जैसी जीवन की मूल आवश्यकताएं हमारे समान ही हैं, श्रीकांत चाचा ने कहा। उनके बच्चे भी शायद तुम्हारी ही तरह खेलते हैं, कभी झगड़ते हैं, फिर समझौता कर लेते हैं, गाते हैं, नाचते हैं एवं घरेलू कार्यों में अपने परिवार की मदद करते हैं। वे प्रकृति के करीब रहते हैं एवं जीवन की शुरुआत में ही प्रकृति की देखभाल करना सीख जाते हैं। वे मछली पकड़ना एवं वनों से सामग्री एकत्र करना सीख जाते हैं। पृष्ठ संख्या 56। अध्याय 8, 9 एवं 10 में आप विश्व के विभिन्न प्राकृतिक प्रदेशों के निवासियों के जीवन के बारे में सीखेंगे। अब आइए सुनते हैं पाठ। अमेज़न बेसिन में जीवन। अमेज़न बेसिन के विषय में जानने से पहले हम मानचित्र देखें। मानचित्र संख्या है 8.2 और इस मानचित्र में दक्षिण अमेरिका में अमेज़न बेसिन को दिखाया गया है, जो कि हरे रंग के द्वारा दर्शाया गया है। ध्यान दें कि उष्ण कटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में स्थित है। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। अमेज़न नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है। ध्यान दें कि यह पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में कैसे पहुंचती है। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है तो उसे नदी का मुहाना कहते हैं। अमेज़न नदी में बहुत सारी सहायक नदियां मिलकर अमेज़न बेसिन का निर्माण करती हैं। यह नदी बेसिन ब्राजील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे भाग से अपवाहित होती हैं। क्या आप इस बेसिन में स्थित उन देशों के नाम बता सकते हैं जिनसे भूमध्य रेखा गुजरती है? और इसी पृष्ठ पर अब 2 बॉक्स। सबसे पहला बॉक्स, उसका शीर्षक है क्या आप जानते हैं? जब स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की, तब सिर पर सुरक्षा कवच या हेडगियर एवं घास के स्कर्ट पहने कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण किया। इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेज़ोन्स नामक महिला योद्धाओं के आक्रामक समूह की याद दिला दी। इस प्रकार यहाँ का नाम अमेज़न पड़ा। दूसरा बॉक्स, और दूसरा बॉक्स का शीर्षक है शब्दावली। यहाँ कुछ शब्द हैं जो हमें सीखने हैं। पहला है सहायक नदियाँ। ये क्या होती हैं?
यह छोटी नदियां होती हैं जो मुख्य नदी में मिलती हैं। मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहाकर ले जाती है वह उसका बेसिन अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। अमेज़न बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। पृष्ठ संख्या 57। जलवायु। जैसा कि अब आप जानते हैं, अमेज़न बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है और पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय में लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता अति उच्च होती है। रात के समय तापमान कम हो जाता है, लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है। वर्षा वन। इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। चित्र संख्या 8.3 में आप सघन वन का चित्र देख सकते हैं और इसका शीर्षक है अमेज़न वन। वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियों तथा शाखाओं से छत सी बन जाती है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता है। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ आर्किड एवं ब्रोमीलाइड पैदा होते हैं। वर्षा वन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। टूकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षती वाले पक्षी एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न होते हैं, यहाँ पाए जाते हैं। प्राणियों में बंदर, स्लॉथ एवं चींटी खाने वाले टैपीर भी यहाँ पाए जाते हैं। सांप एवं सरीसृप की विभिन्न प्रजातियां भी इन वनों में पाई जाती हैं। मगर, सांप, अजगर तथा एनाकोंडा एवं बोआ कुछ ऐसी ही प्रजातियां हैं। इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े भी इस बेसिन में निवास करते हैं। मांस खाने वाली पिरान्या मत्स्य समेत मछलियों की विभिन्न प्रजातियां भी अमेज़न नदी में पाई जाती हैं। इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि से यह बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। पाठ में आगे चलने से पहले यहाँ कुछ चित्र संख्या 8.4 और यहाँ टूकन पक्षी का चित्र है। चित्र संख्या 8.4 एक बार फिर से, इसमें टैपीर का चित्र है। इस पृष्ठ में 2 बॉक्स और हैं और सबसे पहला बॉक्स है, उसका शीर्षक है क्या आप जानते हैं। ब्रोमीलाइड एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित करता है। मेढक जैसे प्राणी इस जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। दूसरा बॉक्स, आओ कुछ करके देखें। कुछ टीवी चैनल विश्व के वन्य जीवन पर वृत्तचित्र प्रसारित करते हैं। इन्हें देखें एवं अपनी जानकारी अपने सहपाठियों को बताएं। पृष्ठ संख्या 58। वर्षा वन के निवासी। यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं तथा नदी में मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं। वे मुख्यतः टेपियोका, अनन्नास एवं शकरकंद उगाते हैं। क्योंकि मछली का शिकार मिलना अनिश्चित होता है, ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई शाक सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। वे कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं। इनका मुख्य आहार मेनियोक है, जिसे कसावा भी कहते हैं, तथा यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। ये चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं। कॉफी, मक्का एवं कोको जैसी नगदी फसल भी यहाँ उगाई जाती है।
वर्षावन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। अमेज़न बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग ही एकमात्र उपाय था। सन 1970 में ट्रांस अमेज़न महामार्ग बनने से वर्षा वन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया। अनेक स्थानों तक पहुंचने के लिए हवाई जहाजों तथा हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहां की मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकलकर नए क्षेत्र में बसना पड़ा, जहां वे अपने पौराणिक तरीके से खेती करते रहे हैं। विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता एवं वर्षा वन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेज़न बेसिन के वर्षा वन का बहुत बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि वर्षा वनों के लुप्त होने से व्यापक प्रभाव होता है। इसे चित्र संख्या 8.6 में दिखाया गया है। वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है एवं सघन वन बंजर भूमि में बदल जाता है। चित्र संख्या 8.6 और यहाँ पर 3 चित्र लगातार दिए गए हैं। सबसे पहला चित्र है जिसमें कि घने जंगल दिखाए गए हैं। दूसरा चित्र, उसमें घने जंगल कुछ कम हुए और कृषि योग्य भूमि ज्यादा बना ली गई क्योंकि पेड़ काट दिए गए। और तीसरा चित्र हम देखते हैं, वन और भी कम हो गए और बंजर भूमि बहुत बड़े भूभाग में दिखाई पड़ने लगी। इसी पृष्ठ संख्या 58 में एक बॉक्स और उसका शीर्षक है, क्या आप जानते हैं? कर्तन एवं दहन की पद्धति में किसान पहले वृक्षों एवं झाड़ियों को काटकर भूमि साफ करते हैं, फिर इनको जलाया जाता है, जिससे पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। जमीन के इस टुकड़े के बार बार प्रयोग से मिट्टी में पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है, इसलिए इस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को साफ किया जाता है। इस बीच पुराने खेतों में छोटे छोटे वृक्ष उग आते हैं। इस प्रकार मिट्टी पुनः उपजाऊ बन जाती है। तब लोग इस भूमि के टुकड़े को पुनः जोत सकते हैं। पृष्ठ संख्या 59। अब सुनते हैं पाठ, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। चित्र संख्या 8.8 में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन दिखाया गया है। इस मानचित्र में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के भाग को हरे रंग से दिखाया गया है, जिसका अर्थ है ये बहुत ही उपजाऊ भूभाग है। और इसी पृष्ठ पर एक चित्र और, चित्र संख्या 8.7, और इसमें ब्रह्मपुत्र नदी को दिखाया गया है। आइए अब सुनते हैं पाठ। यह बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियां एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां इसमें अपवाहित होती हैं। एटलस की सहायता से ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियों के नाम ढूंढिए। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत एवं हिमालय के गिरिपाद तथा सुंदरवन डेल्टा इस बेसिन की मुख्य विशेषताएं हैं। पृष्ठ संख्या 60। मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती है। यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। मानसून में मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी एवं शीत ऋतु में ठंड होती है। भारत का मानचित्र देखिए जो चित्र संख्या 8.8 में दिया हुआ है, और उन राज्यों के नाम बताइए जहां गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन स्थित है। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति है। जनसंख्या के वितरण में
पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल हैं। अतः गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त है। अतः यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है, वहां के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। धान यहाँ की मुख्य फसल है। चित्र संख्या 8.9 में हम इसे देख सकते हैं। चूंकि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है, यह उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहां अधिक वर्षा होती है। यहाँ उगाई जाने वाली अन्य फसलें गेहूं, मक्का, चना एवं बाजरा हैं। गन्ना एवं जूट जैसी नगदी फसलें भी उगाई जाती हैं। मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी देखे जाते हैं। पश्चिम बंगाल एवं असम में चाय के बागान मिलते हैं, जो चित्र संख्या 8.10 में देखे जा सकते हैं। बिहार एवं असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़ों का संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन किया जाता है। मंद ढलान वाले पर्वतों एवं पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती हैं। विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में भी विभिन्नता पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवान, साखू एवं पीपल के साथ उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वन से घिरा है। उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार एवं फर जैसे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। इसी पृष्ठ संख्या 60 पर हमारे सामने हैं इस समय 3 बॉक्स। सबसे पहला बॉक्स और उसका शीर्षक है आओ कुछ करके सीखें। ब्रह्मपुत्र नदी को विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नामों से जाना जाता है। इस नदी के अन्य नामों का पता लगाइए। दूसरा बॉक्स शब्दावली। जनसंख्या घनत्व का अर्थ है 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। उदाहरणतः उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व 189 है, यानी 189, जबकि पश्चिम बंगाल का 1029 यानी 1029 तथा बिहार का जनसंख्या घनत्व 1102 है। क्रियाकलाप, ये तीसरा बॉक्स है। जूट, बांस एवं सिल्क से बने हस्तशिल्प एकत्रित करें, उन्हें अपनी कक्षा में सजाएं, उन स्थानों का पता लगाएं जहां उनका निर्माण हुआ था। इसी पृष्ठ 60 पर 2 चित्र हैं जिनकी चर्चा हमने पहले की थी, लेकिन एक बार फिर से। चित्र संख्या 8.9, इसमें धान की खेती करते हुए लोगों को दिखाया गया है। धान की रोपाई चल रही है। चित्र संख्या 8.10 और इसमें असम के चाय बागानों को दिखाया गया है और हम इस चित्र में साफ साफ देख सकते हैं चाय की पत्ती तोड़ती हुई कुछ महिलाओं के चित्र। उन्होंने अपनी पीठ के पीछे टोकरियों को बांध रखा है। पृष्ठ संख्या 61। आइए सुनते हैं पाठ। बेसिन में विविध प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं। इनमें हाथी, बाघ, हिरण एवं बंदर आदि सामान्य रूप से पाए जाने वाले जीव हैं। एक सींग वाला गैंडा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है, जिसे हम चित्र संख्या 8.11 में देख सकते हैं। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर, मगर एवं घड़ियाल पाए जाते हैं, जिन्हें हम चित्र संख्या 8.12 में देख सकते हैं। नदी के साफ जल, झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। रोहू, कतला एवं हिल्सा मछलियों की सबसे लोकप्रिय प्रजातियां हैं। मछली एवं चावल इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य आहार है। झील, जीविका का साधन।
एक केस अध्ययन। पाठ में जाने से पहले यहाँ पर एक चित्र दिया गया है और इसका शीर्षक है साफ झील। आइए अब सुनते हैं पाठ। विनोद एक मछुआरा है जो बिहार के मतवाली मौन गांव में रहता है। आज वह एक प्रसन्न व्यक्ति है। मछलियों की विभिन्न प्रजातियों को पालने के लिए उसने अपने साथी मछुआरों रविंद्र, किशोर, राजीव तथा अन्य के साथ मौन या चाप झील को साफ किया। झील में उगने वाले स्थानीय खरपतवार यानी वेलिनेरिया और हाइड्रिला मछलियों का भोजन बनते हैं। झील के आसपास की भूमि उपजाऊ है। वह इस जमीन पर धान, मक्का एवं दलहन जैसी फसलें बोता है। खेत की जुताई के लिए भैंसों का उपयोग किया जाता है। वहां के लोग बहुत संतुष्ट हैं। नदी में पकड़ने, खाने व बेचने के लिए काफी मछलियां हैं जिन्हें पकड़कर वो पास के शहरों में भी बेचते हैं। यह समुदाय प्रकृति के साथ समरसता बनाकर रहता है। जब तक पास के शहरों का प्रदूषण इस झील तक नहीं पहुंचता, तब तक मत्स्य पालन को कोई खतरा नहीं है। इसी पृष्ठ संख्या 61 पर 3 बॉक्स हैं। सबसे पहले बॉक्स का शीर्षक है क्या आप जानते हैं? वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढलानों पर समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए होता है। ढलान को इसलिए हटाया जाता है कि जल का प्रवाह तीव्रता से न हो। और यहाँ एक चित्र है और इस चित्र का शीर्षक है वेदिका कृषि। यहाँ पर सीढ़ीनुमा खेतों को हम देख सकते हैं। दूसरा बॉक्स, क्या आप जानते हैं? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है जिसे स्थानीय भाषा में सुसु अथवा अंधी डॉल्फिन कहा जाता है। सुसु की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। रसायन की अत्यधिक मात्रा वाले गैर उपचारित औद्योगिक एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट कर रहे हैं। इसी बॉक्स में नीचे एक चित्र है और वो चित्र है अंधी डॉल्फिन का। पृष्ठ संख्या 62। इसमें सबसे पहले एक चित्र हम देख सकते हैं और वो चित्र है प्रदूषित झील का। अब सुनते हैं पाठ। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कई बड़े शहर एवं कस्बे स्थित हैं। इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एवं कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर ही स्थित हैं। चित्र संख्या 8.13 में हम देख सकते हैं कि नदी के किनारे शहर बसे हुए हैं। इन शहरों तथा यहाँ स्थित उद्योगों का गंदा पानी बहकर नदी में ही जाता है, जिससे नदी प्रदूषित होती है। बेसिन में यातायात का सुविकसित तंत्र उपस्थित है। आप देख सकते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित हैं। मैदानी इलाकों के लोग सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। नदी के तटीय क्षेत्रों में जलमार्ग यातायात का प्रभावशाली माध्यम है। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पत्तन है। मैदानी क्षेत्र में कई बड़े हवाई पत्तन भी स्थित हैं। पर्यटन इस बेसिन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा एवं यमुना नदी का संगम, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का काजीरंगा एवं मानस वन्य प्राणी अभय वन तथा अरुणाचल प्रदेश की विभिन्न जनजातीय संस्कृति जैसे कई दर्शनीय स्थल हैं। अब इसी पेज 62 पर कुछ चित्र और कुछ बॉक्स। आइए सबसे पहले डालते हैं बॉक्स पर नजर। बॉक्स का शीर्षक है क्या आप जानते हैं? गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम को शुरू किया गया है। इसी पृष्ठ पर चित्र संख्या 8.14 और जिसका शीर्षक है मानस वन्य प्राणी अभय वन में बाघ। यहां पर एक बाघ की तस्वीर को हम देख सकते हैं। पृष्ठ संख्या 63। अभ्यास। इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
क, उस महाद्वीप का नाम बताइए जो अमेज़न बेसिन में स्थित है। ख, अमेज़न बेसिन के लोग कौन सी फसलें उपजाते हैं। ग, अमेज़न के वर्षावन में कौन से पक्षी पाए जाते हैं। घ, गंगा नदी के तट पर कौन से प्रमुख शहर स्थित हैं। च, एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं। 2. सही उत्तर बताइए। साथियों, यहां आपके लिए एक प्रश्न होगा और उस प्रश्न के 3 विकल्प होंगे। उन 3 विकल्पों में से कोई एक विकल्प है जो सही है, वह आपको बताना है। तो आइए सुनते हैं प्रश्न। क, टूकन क्या है। पहला विकल्प पक्षी, दूसरा पशु, तीसरा विकल्प आपके लिए फसलें। ख, मैनियॉक कहाँ का प्रमुख भोजन है। पहला विकल्प गंगा बेसिन, दूसरा अफ्रीका, तीसरा विकल्प आपके लिए अमेज़न। ग, कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है। इसके विकल्प हैं पहला ऑरेंज, दूसरा हुगली, तीसरा भागीरथी। घ, देवदार एवं फर किसके प्रकार हैं। आपके सामने विकल्प, पहला विकल्प है शंकुधारी वृक्ष, दूसरा पर्णपाती वृक्ष और तीसरा विकल्प है क्षुप। च, बंगाल टाइगर कहाँ मिलते हैं। पहला विकल्प पर्वतों में, दूसरा डेल्टा क्षेत्रों में, तीसरा अमेज़न में। 3. यहां 2 स्तंभ दिए गए हैं और आपको पहले और दूसरे स्तंभ का मिलान करना है। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं पहले स्तंभ में दिए गए शब्द। क, सूती कपड़े, ख, मलोका, ग, पिरान्या, घ, रेशम कीट, च, काजीरंगा। और आइए अब सुनते हैं दूसरे स्तंभ में क्या विकल्प दिया हुआ है। सबसे पहला असम, दूसरा वेदिका कृषि, तीसरा रेशम कीट पालन, चौथा ढालू छत, 5 गंगा के मैदान, 6 वाराणसी और 7 मत्स्य। 4. कारण बताइए। क, वर्षा वन लुप्त हो रहे हैं। क्यों। ख, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में धान की कृषि होती है। भला ऐसा क्यों। 5. मानचित्र कौशल। क, भारतीय प्रायद्वीप के रेखा मानचित्र पर गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों को उद्गम से मुहाने तक दर्शाएं। दोनों नदियों की महत्वपूर्ण सहायक नदियों को भी दर्शाएं। ख, दक्षिण अमेरिका के राजनीतिक मानचित्र पर भूमध्य रेखा खींचें। उन देशों को चिन्हित करें जहां से भूमध्य रेखा गुजरती है। 6. आओ खेलें। एक दीवार पर भारत के आकर्षक स्थानों के चित्रों को सजाएं। पर्वतीय भूदृश्य, समुद्री तटों, वन्य जीव स्थलों तथा ऐतिहासिक महत्व के स्थानों को दर्शाने के लिए आप अपनी कक्षा को विभिन्न समूहों में विभाजित कर सकते हैं। पृष्ठ संख्या 64। क्रियाकलाप। बताई गई सामग्री एकत्रित करें। प्रक्रम के समय देखें कि किस प्रकार पेड़ों का विनाश मृदा को प्रभावित करता है। आपको जो सामग्री एकत्रित करनी है वो ये है। सबसे पहली सामग्री 3 छोटे गमले या डिब्बे। इसमें शीतल पेय के टीन का डब्बा हो सकता है। दूसरा, तली में छेद किया हुआ एक बड़ा डिब्बा, यह पानी छिड़कने का कार्य करेगा। तीसरा, 12 सिक्के या बोतल के ढक्कन। और चौथा जो आपको एकत्रित करना है वो है मिट्टी। आइए इसकी प्रक्रिया को सुनते हैं। चरण।
3 छोटे डब्बे या गमले लीजिए। उन्हें ऊपर तक मिट्टी से भर दें। डिब्बे के मुंह के बराबर मिट्टी को दबाएं। अब प्रत्येक डिब्बे की मिट्टी पर 4 सिक्के या बोतल के ढक्कन रख दें। इसके पश्चात एक छेद किए हुए बड़े डिब्बे में पानी भर लें। आप अपने बगीचे से पानी छिड़कने वाला डिब्बा भी ले सकते हैं। अब तीनों डिब्बों पर पानी का छिड़काव करें। पहले डिब्बे पर धीमे से छिड़काव करें ताकि मिट्टी छलक कर बाहर ना आ जाए। दूसरे डब्बे पर पहले केन से अधिक पानी छिड़कें। तीसरे डब्बे पर छिड़काव और तेजी से करें। आप देखेंगे कि असुरक्षित मिट्टी बाहर निकल आती है। जब वर्षा तेज होती है तब अधिक मात्रा में मिट्टी बहकर बाहर निकल आती है, जबकि पहले डब्बे में सबसे कम मात्रा में मिट्टी बाहर निकलती है। ढक्कन पेड़ों के आवरण को दर्शाता है। स्पष्ट है कि यदि पृथ्वी से वनस्पति संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाए तो मिट्टी की परत भी शीघ्र ही विलुप्त हो जाएगी।